हमारे भाई पारस, जो कि इसरो के एक सर्टिफाइड ट्यूटर हैं, फिर से एक बार हमारे साथ। अभी रिसेंटली जो चंद्रयान हुआ है, इसरो ने कैसे बहुत लंबी छलांग लगाई है हमने। अब हमको एक बात बताओ, व्हाट डू वी नो अबाउट एलियन? चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ है, विक्रम लैंडर जिसका नाम है, उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। पर गगनयान को लेकर 2014 में 18 में एक्सपेरिमेंट हुए, इसको लेके ना इतना सेफ्टी रखी जा रही है। अगले साल ही व्योमित्रा फर्स्ट रोबोट जाएगी इंडिया की तरफ से। तो देखो आप तैयारी कितनी। सबसे पहले जो उससे चांद पे पानी था वो इंडिया ने ही किया था। ये पहले भी बड़ी प्रॉब्लम थी रेडियस में उसको भेजने से पहले। हमारे को होता है कि यार यहाँ तो हमारे को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स वगैरह किस तरह से वर्क करते हैं, स्पेस में कैसे वर्क करें। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे भाई पारस, जो कि इसरो के एक सर्टिफाइड ट्यूटर हैं, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम पारस भाई। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। क्या हाल चाल है आपके? बस बहुत बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया, सब मस्त चल रहा है। बिल्कुल मस्त। अच्छा पारस भाई, पिछली बार हम कुछ बातें कर रहे थे और उन बातों में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत सारे लोगों के और भी बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं। हाँ। तो अब हम उसको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहेंगे। एक बार फिर से आपसे मिलके हम इस चीज़ को लेकर आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अभी रिसेंटली जो चंद्रयान हुआ है। पहले तो तालियां। हाँ पहले तो तालियां। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चंद्रयान जो हुआ है, अब उसमें इंडिया की एक बहुत अभी कहें तो आज के टाइम के हिसाब से नासा से भी बड़ी उपलब्धि है ये, है। तो मैं एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था जिसमें इवन ये कहा जा रहा है कि आगे चल के नासा भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करके कुछ वो करना है। प्रोग्राम। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसी न्यूज़ चल रही है। हाँ। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे आपका क्या टेक है। इसरो ने कैसे चीज़ों को इतना मतलब डेवलप किया, या कैसे मतलब हमारा जो स्पेस सेंटर है वो इतना आगे बढ़ गया कि हम अमेरिका जैसे जो एक डेवलप्ड नेशन है और हम डेवलपिंग है अभी, और डेवलपिंग में उसमें आते हैं, तो हम इतना आगे कैसे मतलब एकदम से ये कहें तो एक तरह से वो कहें ना कि एक बहुत लंबी छलांग लगाई है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप इस पे प्लीज अपना कुछ भारत दैट इज इंडिया वहीं का हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चंद्रयान की जो बात कही, उसी में कई बार ये सवाल भी आता है कि पानी किसने ढूंढा पहले, है ना। मतलब अमेरिकन ने पानी ढूंढा। हाँ। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ अल्फाजों में सुन लेते हैं इसको, क्योंकि मेरे शो का नाम भी है तन्मयज अमेजिंग स्पेस प्रेजेंट्स कॉस्मिक अल्फाज विद पारस शर्मा। हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है, बात है ना कितनी ही बड़ी हो, हाँ। वो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाती है। बिल्कुल। तो मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं। अब मैं कवि तो हूँ नहीं, हाँ। है ना बस कोशिश करता हूँ। नहीं बिल्कुल। हाँ। आप बताइए, हमारी ऑडियंस बिल्कुल ऐसी है कि वो आपको बड़े ध्यान से और प्यार से सुनेगी। आप चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं। आपस में थोड़ी मुलाकात करते हैं जी। अस्तित्व एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को लेकर पर्दे फाश करते हैं कि तीसरा कदम तेरे पास लाया हूँ। हम चांद को कह रहे हैं, मेहताब को, जो कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है, कि तीसरा कदम तेरे पास लाया हूँ, भारत की गाथा हाँ। अपने साथ लाया हूँ। वाह वाह वाह। एक वक्त था, एक हालात हमारे क्या थे, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हम, कि एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे। एक वक्त था जब दोनों हाथ खाली थे। विक्रम साराभाई सर की बात है आगे, हाँ। हमारे हीरो जिन्होंने हाँ। इसरो बनाया, जी जी। कि विक्रम के सपने फिर भी हावी थे। बैलगाड़ी पे लाद लॉन्च व्हीकल लाते थे, रॉकेट को लाद कर ला रहे हैं बैलगाड़ी और साइकिल के ऊपर, और तुझको पाने के, चांद को कह रहे हैं कि गुरूर नहीं कि तुझको पाने के हंसी ख्वाब फिर भी सजाते थे। मतलब कि हालात है कि हम बैलगाड़ी पे, और ख्वाब क्या है कि हम चांद पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तिरंगा लहरा के तुझे मुकाम भी बनाया। 15 अगस्त 2003 अटल बिहारी वाजपेयी, देखो कविता की बात है और अटल बिहारी वाजपेयी जी आ चुके हैं ना तो उन्होंने तिरंगा लहरा करके कहा कि अब हम लोग जाएंगे चांद पर, कि तिरंगा लहरा के तुझे मुकाम भी बनाया, और 2008 में हासिल का पहला कदम भी बढ़ाया। शतक की दूरी से कई चक्कर भी लगाया, 100 किलोमीटर ऊपर से, और दुआ सलाम कहने एक प्रोब भी गिराया। जल के प्रबंध को चेस कर बताया, जो टेक्निकल शब्द आ रहे हैं ना, अभी सब समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। और राष्ट्र ध्वज को सम्मान भी दिलाया। अब हम लोग हैं इंडियंस, भारतीय, तो हमारा क्या होता है, जैसे मैं D3 टॉक्स पे एक बार आया तो आपने दोबारा बुलाया, हाँ बिल्कुल, तीसरी बार दोबारा, ऐसे हमारा आना जाना चला रहता है। बिल्कुल। तो चांद से भी ये कि सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया। न्योता राजस्थानी शब्द है जिसका मतलब होता है इनविटेशन। कि सन 19 में फिर से तेरा न्योता आया, विक्रम प्रज्ञान संघ में फिर से दौड़ा चला आया, चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर फिर से ले आया। पर यार बात नहीं बनी,
पर यार बात नहीं बनी। चक्कर तो लगा, मुलाकात रह गई, प्यारी सी मुलाकात क्रैश हो गई। लैंडर तो पहुंचा पर बात रह गई। क्रैश लैंडिंग हुई थी, बिल्कुल। तो पहुंच गया तो पर कम्युनिकेशन लॉस्ट है। 2.1 किलोमीटर पहले ही बोलो, हाँ इतना ज़्यादा दूर भी नहीं, और- जस्ट 2.1 किलोमीटर है ना। दिलों की धड़कन थम सी गई, जुबा सुन आंखें नम रह गई। तो खुद को समेटा, क्योंकि हम लोग कौन है, भारतीय हैं। ऐसा थोड़ी ना यार, हार थोड़ी ना माननी बिल्कुल है। बिल्कुल। हार तो माननी नहीं। फिर खुद को समेटा और कहा, संपर्क ही तो टूटा है, हम्म, हौसला नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं फिर से आया हूँ, तीसरी बार 2023 कोविड के बाद भी, कि मैं फिर से आया हूँ, तीसरा कदम तेरे पास लाया हूँ। इस बार फिर से सौगात लाया हूँ, लैंडर और रोवर दोनों अपने साथ लाया हूँ। तो चंद्रयान 3 शानदार लैंडिंग और गजब के नज़ारे, और जो रिजल्ट्स है वाह बेहतरीन। थैंक यू सो बहुत 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 ही बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब पारस भाई, आपने इतनी प्यारी कविता सुनाई, अब मैं इसके जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हाँ। आपसे जानना तो चाहूंगा। देखो, इतना तो समझ में आ गया कि भारत के हालात क्या थे, हाँ है ना। बिल्कुल। विक्रम साराभाई सर ने एक नींव रखी, अब्दुल कलाम सर, और इन सबने मतलब पहुंचा दिया। पूरी की पूरी टीम लगी थी ना, टीम वर्क बिल्कुल, होता है ये, बिल्कुल। है ना। अब 2008 में चंद्रयान फर्स्ट पहली बार लॉन्च होता है ना? ठीक है। वो केवल और केवल ऑर्बिट करने जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो लैंड करेगा, नहीं, यही तो नहीं पता था। जो लोग बात कर रहे हैं ना कि साउथ पोल पर इंडिया अब पहुंचा है 2023 में, हम्म, सर 2008 में वो मुकाम हासिल हो चुका था, लेकिन पता ही नहीं। और वो तो एक्सट्रीम साउथ पर हुआ था। क्या हुआ कि वो 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा था। ठीक है। ऑर्बिट करते वक्त वहां से एक मून इंपैक्ट प्रोब, हाँ उसकी लैंडिंग ऐसे कराई थी, बस कि उसको नीचे बस हाँ छोड़ दिया कि भाई तू जहां जाए वहां चल जा आराम से। वो जब नीचे जा रहा था, लगभग 25 किलोमीटर ऊपर ही हम्म, भारत का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था उसके अंदर। मून इंपैक्ट प्रोब में भारत का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम था चेस, CHACE। ओके। कमाल देखो आप, CHACE ने वहीं डिटेक्ट कर लिया कि चांद के यहाँ पर पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, प्रेजेंस है। सो इंडिया में- पारस भाई, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि मतलब सबसे पहले जो उस पे चांद पे पानी था वो इंडिया ने ही किया था। और उसी के अंदर जैसे ही वो लैंड करता है वहां पे जाके गिरता है वो, तो उसमें एक और इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, हाँ, उसका था मून मिनरलॉजी मैपर, MQ है ना। वो इंस्ट्रूमेंट था नासा का, चंद्रयान के अंदर नासा का इंस्ट्रूमेंट था, उसने भी पानी डिटेक्ट किया, पर अच्छा। उन्होंने पहले रिलीज कर दिया। मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा कहेंगे कि लक के फैक्टर से हो रहेगा कि हम हाँ, थोड़ा पर हमें पीछे। पता है क्योंकि हमने तो 25 किलोमीटर ऊपर से हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा था। हाँ फिर उसके बाद में हमने देखा कि नहीं यार, अब एक काम करते हैं, अब की बार हम लोग लैंडिंग कराएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन 2019 में जो लैंडिंग थी ना, सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ, और कितना पहले यार, 2.1 किलोमीटर, जस्ट पारस भाई, 2.1 किलोमीटर। उस पॉइंट को तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। इट वाज लाइक कि वो मैं उसको देख रहा था, और जब वो हुआ ऐसे होता ना कि अपना कुछ टूट गया, दिल अपना रोया कुछ- था। दिल दिल रोया रोया अंदर से, था ना? बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई कि बिल्कुल। यार हाँ। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ, तो वहां पे वो क्रैश लैंडिंग हो गई उसकी। लेकिन फिर भी उसमें कई लोगों ने कहा क्रैश लैंडिंग नहीं, उसको तो भेजा ही नहीं था। अरे यार, उसके फोटोग्राफ्स आए हैं बाद के, हाँ हाँ सबने एजेंसीज ने फोटोज लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो वहां पहुंचा था, क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन भारत तो भारत है, बोले पहुंचाएंगे। और फिर सोमनाथ सर जो कि अभी हीरो है हमारे नेशन के, चारों तरफ उन्हीं की तो चर्चा है अभी, बिल्कुल। सेलिब्रिटी। और ऐसा होना भी चाहिए। देखो, जब साइंस हाइप पे रहती है ना, तो बड़ा मजा आता है। पर्सनली ऐसा अच्छा लगता है ना कि इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में बात हो रही है, और हम एक्चुअल हीरोज को प्रेज कर रहे हैं, वो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। करना ही चाहिए, है ना। तो 2023 के अंदर फाइनली चंद्रयान 3, देखो कोविड के बाद भी, मतलब क्या कंडीशन थी हमें तो पता ही है ना, क्या हालत हुई थी कोविड के बिल्कुल। अंदर, है ना। उसके बाद भी 2023 में लॉन्च किया, और इस बार है ना ऐसी डिजाइन बना दी कि ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा ना, फिर भी लैंडिंग होगी। मतलब कोई पूछ रहा था ना कि चंद्रयान 3 लैंड होगा, सोमनाथ सर वाज लाइक, होगा क्या होता है, वो होगा ही। उसकी लैंडिंग कंफर्म है, सॉफ्ट लैंडिंग करना ही करना है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये डन है, आप समझ लो। और जैसा कहा उससे बहुत बेहतर हुआ, मजेदार, मतलब। और क्या ही बताऊं मैं आपको यार, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। भारत ने जो विश्व गुरु कहलाता है ना, भारत प्रूव किया। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये तो रही चंद्रयान 3 की बात, हाँ। इसकी लाइफ साइकिल हमने देखी, हाँ। हम इस पे प्राउड भी हैं, हमारे लिए पर्सनल अचीवमेंट लगा लो एज अ इंडियन हाँ। सिटीजन, ये हमारी लाइफ का पर्सनल हाँ, अचीवमेंट बिल्कुल ही है। बिल्कुल इस बिल्कुल। चीज को मान सकते हैं। अब हमको एक बात बताओ आप, चंद्रयान 4 का क्या है? चंद्रयान 4 का, इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, बताओ हाँ, ना। बताओ। कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो साउथ पोल पे थी,
अब अचीवमेंट को हम और भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको अभी है ना आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। साउथ पोल का रेलेवेंस क्या है? हाँ, साउथ पोल मतलब कि ऐसी जगह है जहाँ पे इतने खड्डे हैं जिनको हम बोलते हैं क्रेटर्स, कि आपको पता ही नहीं कि लैंडिंग कैसे करें। इतने सारे खड्डे हैं, पूरी सरफेस अनइवन है, वहां पे पहुंचना इज लाइक नेक्स्ट लेवल, इम्पॉसिबल। और वो भी सॉफ्ट, मतलब आराम से लैंडिंग करनी। अमेरिका 1969 में सफर शुरू किया था कि चांद पे नील आर्मस्ट्रांग को पहुंचाया, बज एल्ड्रिन को पहुंचाया, ऐसे पहुंचाया था उन्होंने, पर वो इक्वेटर के आसपास थे, वहां पे क्या सरफेस नॉर्मल है। अभी हम यहाँ बैठे हैं भाई, इस चेयर के इतने खड्डे हो जाए तो मेरी चेयर टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, और फिर उसको बोलो कि ऊपर से गिरा के बिल्कुल आराम से स्मूथ, ये तो गिरेगी बिल्कुल। तो उसको चंद्रयान 3 को उस जगह लैंड कराया जो सरफेस अनइवन है। और ऐसा मुकाम देखो आप, केवल 73 सेकंड, क्या मानते हो 73 सेकंड कुछ नहीं है ना, 150 मीटर ऊपर। उसने खुद ने डिसाइड किया है, हमने खुद नहीं किया। इतनी तगड़ी इंजीनियरिंग थी कि उसने खुद ने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पर खड्डे ज्यादा है, क्रेटर ज्यादा है, तो मुझे यहाँ लैंड नहीं करना। उसने 2 बार पोज देकर खुद की लोकेशन खुद ने डिसाइड की है, और वहां जैसे लैंड हुआ फिर तो पूरे विश्व भर ने देखा कि भारत ने क्या मुकाम ये हमारा हासिल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट है। और चंद्रयान 4 बिल्कुल तैयार है। अच्छा तैयार जापान है के साथ, बिल्कुल जापान के साथ होने वाला है ये मिशन। तो मैं पारस भाई की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रयान 4 हमारे चंद्रयान 3 से कैसे अलग होगा? बेसिकली ये मिशन जो है, ये इसका नाम होगा ल्यूपेक्स मिशन। ये लूनार पोलर जो साइट है, वहां पे जाकर के पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल लैब टाइप का पूरा सेटअप होगा। और ये मिशन जो है, इसमें भारत और जापान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ओके। लॉन्च वहीं से होगा, अभी तक तो यही है कि वहीं से लॉन्च होगा ये, लेकिन पॉसिबली जिस तरह से हमारे जो बाहुबली है PSLV, जो हमारे LVM-3 है, उससे भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उसको लेकर के है कि हमारे भारत का भी सेगमेंट रहेगा, उनका भी सेगमेंट रहेगा, और मिलजुल करके आगे जाएंगे। और भारत तो वैसे भी एकता में शक्ति पे बिलीव करता ही करता है ना, हमारा तो लड़ाई वड़ाई का तो काम है ही नहीं। बिल्कुल। और जापान तो वैसे भी हमारा ही अलाइड पावर हाँ, है। वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। बिल्कुल, वर्ल्ड इज वन फैमिली। 100%। ये अब चंद्रयान 4 के बारे में चलिए, आपने बताया कि हम जापान के साथ मिलके कर रहे हैं। आजकल एक वो बहुत न्यूज़ में है, क्या है उसका, आदित्य मिशन। आदित्य, सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, जिससे हमारी शुरुआत होती है सुबह की। बेसिकली सन, सूरज जिसे हम कहेंगे, है ना। तो बस उसी के ऊपर जो हमारा अभी मिशन लॉन्च हुआ था, ये पता है ये इतनी बड़ी माइलस्टोन अचीव किया है भारत ने, जिसके बारे में बात कम हुई है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके बारे में जितनी बात हो ना उतनी कम है। यार हम लोग पता है किसको स्टडी कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ चल रहा है, एनर्जी वहां से आ रही है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है वो हमसे, है ना। 2008 के अंदर ऐसा हो गया था कि हम लोग अब सूरज को भी स्टडी करेंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि पारस भाई यार सूरज को स्टडी क्या करना, मतलब उसमें ऐसा क्या है? देखो सूरज जो है ना बहुत खतरनाक है। कैसे? उसके सेंटर में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली एनर्जी बन रही है वहां पे ना, और मैटर बन रहा है कोर के अंदर। और टेम्परेचर कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे हम बाहर आते हैं, हमारा सूरज इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ उसमें जमा हो सकती है। अकाउंट है वो पूरा का पूरा आराम से, है ना। अब उसके सरफेस पे आते हैं। सरफेस का टेम्परेचर है 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस। हम राजस्थान में रहते हैं, मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, उसमें हालत खराब हो जाती है ना। वहां सोचो 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मतलब कि हालत, हवा टाइट है। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज हवा है ही कहाँ? मतलब हवा है ही कहाँ? वही मतलब अब 6,000 डिग्री टेम्परेचर पे हम क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन अभी देखो, अभी गेम मिलेगा। आप मान लो कि हम लोग सर्दियों में बैठे हैं, बोनफायर हमने लगा रखी है और हम लोग तारे देख रहे हैं, है ना, और हमने हाथ तपने अपने, है ना। अभी आप उसके पास हो तो आपको गर्म ज्यादा लगना चाहिए, बिल्कुल। और जैसे दूर जाओगे तो नॉर्मल लगेगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा ना। यहाँ गेम बदल गया। सूरज की सरफेस का टेम्परेचर तो है 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक डिस्टेंस पे जाते हो ना तो उसका एटमॉस्फेयर है एक, जिस एटमॉस्फेयर को पता है क्या बोलते हैं? गेस करो आप बताओ। हमने एक अभी पेंडेमिक के बारे में बात की, उसका नाम क्या था? कोरोना। उसको कोरोना बोलते हैं। अच्छा। तो उसकी जो शेप है ना वो मुकुट की तरह है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कोरोना। मुकुट, क्राउन, तो कोरोना शब्द बना ना, इसीलिए हमारा जो वायरस था ना उसकी शेप है ना क्राउन की तरह थी, इसलिए उसका नाम कोरोना दिया था। है ना। क्राउन जैसा था वो, कोई पहनना नहीं चाहेगा। कोई नहीं पहनना चाहेगा। और सूरज पे भी वही हालात है। अब उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचो सरफेस पे तो कम है और वहां पे ज्यादा है। तो ये वही बात हो गई कि आग के पास तो आप फिर भी ठीक हो, दूर जाके जल गए। ये क्या हुआ? ये मिस्ट्री है। मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म है। भयंकर है, ये सच है। तो अब वहां पे ऐसा क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, उसको लेकर के थ्योरीज है, उसको स्टडी करना है। एक आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ ना, मजा आ जाएगा आपको। 1859 का टाइम, फ्लैशबैक है ना, पीछे चलते हैं ना। 1859 का टाइम है,
और हम लोग टेलीग्राफ यूज कर रहे हैं, उस टाइम तो टेलीग्राफ ही था। बिल्कुल। अब टेलीग्राफ हम यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, मेरे पास आपके नंबर ही नहीं है, ठीक है, आपके पास भी मेरे नहीं है, आप दोनों का मेरे पास मैसेज आ गया और मेरा आपके पास चला गया, कोई नंबर नहीं है हमारे पास, कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई और पर्सन है कहीं और रह रहे हैं, उनके पास अपने आप जा रहा है, और टेलीग्राफ कंपनी ने कनेक्शन ही काटा हुआ है, ठीक है, वहां से मीटर बंद है पूरा, और यहाँ पे जा रही कम्युनिकेशन हो रहा है, बिना मीटर के बिजली आ रही है। अब ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है ये? अब यहाँ तो लगेगा कोई घोस्ट टाइप की एक्टिविटी हो रही है, भूत प्रेत आ गया होगा कुछ ना कुछ, नॉर्मल एक्टिविटी जैसा ही आप जो बोल रहे हैं ऐसा ही कुछ हो गया। हाँ। लेकिन हमें आवाज भी वैसी करनी चाहिए ना कि हम बात ही वैसी कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, पता लगा हमें कि सूरज से एक तूफान आया, वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होता है सूरज पे, ठीक है, और वहां से तूफान निकलते हैं, सौर तूफान, और वो आते हैं हमारी अर्थ के पास, और हमारे अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो लोग नॉर्थ पोल पे जाते हैं ना, वहां पे लाइट्स देखने, अरोरा लाइट्स देखने, नदर लाइट्स। वो पता है क्या है, वो सन के जो पार्टिकल्स आते हैं ना, उसका और हमारे एटमॉस्फेयर का जो मिलन होता है ना, उससे वो कलर्स बनते हैं। ओके, अगर वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो बहुत भयंकर है, बहुत तगड़ी फ्लेयर्स आ रही है, तो वो क्या करेगी, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना खत्म कर सकती है पूरा। और 1859 में वो सौर तूफान के कारण, सोलर विंड के कारण, उस एनर्जी के कारण ऐसा हुआ था कि उसने टेलीग्राफ सिस्टम को खराब कर दिया। इवन मेरे भाई इतना ही नहीं, अभी जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर होता ही रहता है, जो लोग ये ओशियंस के अंदर जो एक्सप्लोरर्स होते हैं ना, सेलर्स, उनका रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि वहां से एक तूफान आया, उसने ब्लैकआउट कर दिया। ये मैंने ब्लैकआउट्स काफी सुने हैं। सो दीज आर बेसिकली सोलर स्टॉर्म्स। हाँ, सोलर स्टॉर्म्स में सारा जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड या रेडियो एक्टिविटी है, दैट गोज इन अ ब्लैकआउट। बिल्कुल, वो सब कुछ वो क्या करता है, हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकता है। राइट। तो यही तो रेस है कि भाई इसको हम कैसे समझे, इस चीज को, इसको हम पहले समझ सकते हैं, या फिर इसको लेकर के जो पार्टिकल्स है उनका बिहेवियर किस तरह का है। तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने पहले सोचा हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि बजट कम था, है ना, 450 करोड़ में हम मंगल पहुंचे थे, है ना। वो तो बहुत बड़ी, मतलब क्रेजी लेवल। एलॉन मस्क ने तारीफ की थी, सबने तारीफ की थी कि भारत ने जो किया है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो अभी बजट बढ़ा फिर बाद में, तो भारत ने देखा कि अब तो 800 किलोमीटर ऊपर नहीं जाएंगे, अब हमारे को मिला है बजट, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दूर, यात्रा होगी लंबी और शानदार। तो भारत ने क्या किया कि जहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो बहुत कुछ रोक रहा है। इवन आप और हम लोग जो सनस्क्रीन वगैरह यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट तो रुक जाती है ओजोन लेयर से। हम लोग बोले सबसे परे जाएंगे, अब हम हर चीज से परे जाने वाले हैं, ताकि हम सन को डायरेक्ट स्टडी करें। इवन अर्थ जो है ना, वो भी हमारे को डिस्टर्ब नहीं करे कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है ना। तो अब क्या होता है, जैसे हम बैंक अकाउंट में एफडी कराते हैं ना, वैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ पॉइंट्स है जहां पे हम एफडी कराते हैं। कैसे, सन, अर्थ से 15 लाख किलोमीटर इस तरफ आ जाओ सन की तरफ, तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अगर कुछ रख दिया ना, वो ऐसे कैसे रहेगा, मतलब आप जब जाओ उठा लो उसको, है ना। ऐसे इस तरफ एक पॉइंट है, वो भी लेग्रांजे पॉइंट, वहां पे कुछ रख दिया, रखा रह गया। ऐसे L4, L5 और ऐसे पॉइंट है ना। तो हमने क्या किया, जो सन की तरफ है, क्योंकि हमें सन को स्टडी करना है, हमें सन की तरफ 15 लाख किलोमीटर दूर उसको, आदित्य को भेज दिया कि भैया आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 5 साल 10 साल जितने साल, अभी 5 साल का पीरियड है उसका, लेकिन ज्यादा ही वर्क करेगा, आप अपना वर्क करो, अच्छे खासे रिजल्ट्स दो। हमारा जो देवता है, हमारा जो सूरज है, जो एनर्जी जहां से मिल रही है, उनको समझो यार, या फिर उनको समझाओ। खैर वो तो इम्पॉसिबल है, पर जो बात हो रही है सूरज को छूने की, छू नहीं रहे। हम 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहे हैं और सूरज है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर। हम 10% डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, वो बहुत है, उतना बहुत है हमारे पास। 15 लाख किलोमीटर हमारे लिए बहुत है। स्टडी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? वही कि भाई कोरोना जो है ना, वहां का टेम्परेचर इतना बढ़ क्यों रहा है, ये सोलर स्टॉर्म में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इनको स्टडी करना चाहते हैं हम। ओके, ये तमाम चीजें, हमारे जो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरा का पूरा, प्लैनेट्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो सारी चीजें, क्योंकि सौर तूफान इतना खतरनाक होता है कि आपको तबाही नेक्स्ट लेवल की ला सकता है वो, और वो आता है ना, वो आएगा ही आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, डिस्टर्ब कर सकता है पूरी क्रिएचर लाइफ को, जितनी भी क्रिएचर है, ह्यूमन की बात ही नहीं है, जितने भी क्रिएचर है ना, सब में तबाही ला सकता है, इतना पावरफुल होता है, और इतिहास गवाह है इस चीज का। आप एक बार हमारी ऑडियंस को ये बताओ, सोलर स्टॉर्म कैसे ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है? हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है कि सन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, उसके कारण वहां से प्लाज्मा निकलता है। प्लाज्मा है मटेरियल, उसके साथ साथ में वहां से रेडिएशन भी निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएशन जो है वो तो लाइट है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, 29979245 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, तो वो तो हमारे पास में 8 मिनट में पहुंच गई। लेकिन जो मटेरियल है, अब सामान है, तो सामान तो आराम से आएगा ना, उसको आने में लगता है 2 से 3 दिन। अब वो कितना हैवी आया है, वहां पे कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। और अगर अर्थ, मतलब मान लो यहाँ से वो निकल रहा है, अगर अर्थ यहाँ पे है तो वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर अर्थ भी यहाँ है और वो भी यहाँ आ गया,
यहीं से तो टाटा बाय 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 बाय। अगर भारत बहुत भाई, मैं खतरनाक ये है। पूछना चाहूंगा कि क्या कभी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ? 1859 टेलीग्राफ जो सिस्टम अच्छा, था जो वो इसी कारण हुआ था। तो बेसिकली मैं 1859 की तो नहीं पता, बट मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लाइक अभी रिसेंटली मैं कश्मीर घूमने गया था, और जैसे कि हम सबको पता ही है कि जैसे ही हम जम्मू में एंटर होते हैं तो हमारे जो प्रीपेड नंबर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग जम्मू जैसे ही एंटर हुए हम सबके फ़ोन डेड हो गए, सबके प्रीपेड्स थे, और हम आगे घूमने के लिए कश्मीर में चले गए और हम गुलमर्ग पहुंच गए। पिछले 3 दिन से हम सबके फ़ोन डेड थे, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल, मतलब फ़ोन, उसमें क्या हुआ कि उसके नंबर पे उसके घर से कॉल आया। उसके भाई ने कॉल किया, उसे कुछ लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए था, उसकी प्रॉपर बात हुई, और हम सबके सामने वो कॉल आया, प्रॉपर बात हुई, और हमने उसको मतलब उठाया और हमने उसे बोला कि भाई ये फ़ोन कनेक्ट कैसे हुआ। और हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है, हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं, फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था, कुछ नहीं था, और हम ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्ट कैसे हुआ। और ये एक इंसिडेंट पे नहीं, 2 बार हुआ। एक बार हुआ, उसके फिर शायद 1 या 2 घंटे बाद फिर से एक बार वही कॉल कनेक्ट हुआ, और दोनों की प्रॉपर बात हुई, सब कुछ एक्सचेंज हुआ, बताया हमने। बट उसके बाद ना कोई सिग्नल थे, ना उससे पहले कोई सिग्नल थे, और उस टाइम पे भी कोई सिग्नल नहीं थे। हम फ़ोन चेक कर रहे हैं, प्रॉपर कोई सिग्नल नहीं थे। तो क्या पारस भाई, मेरा पॉइंट ये है, क्या जो आप कह रहे हो ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या उसकी वजह से, या सोलर कुछ वहाँ पे हम पहाड़ के ऊपर थे तो इस वजह से कुछ ऐसा? देखो, अगर सिंगल पे हो रहा है तो उस पर स्टडी करना बहुत जरूरी है, उसको प्रॉपर तरीके से तब पता लगे। हाँ नहीं, क्योंकि हाँ, ये सिर्फ हुआ एक के साथ ही एक हुआ, ही साथ, और तो 2 वो बार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कोई ग्लिच वगैरह कुछ ना कुछ उसके अंदर रहा होगा ग्लिच का। बाकी जब तक उसको प्रॉपर स्टडी नहीं करेगी, क्योंकि साइंस को क्या होता है, लॉजिक्स बहुत चाहिए होते हैं ना, तो वो तब जा करके है। तो अभी इसके ऊपर अपन प्रॉपर नहीं कह सकते कि हाँ ये हुआ, पर ये आपके सामने हुआ हाँ, है। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर किसी एक इंसान ने देखा होता तो हाँ, बट हम सब देख रहे हैं, और उस चीज को हम सामने वाले को भी बता रहे हैं, जो कॉल कर रहा है। हाँ, हम उसे भी कह रहे हैं कि स्ट्रेंज था भाई, आप लोगों के लिए। हाँ, ये कहीं बहुत- एलियन सिग्नल तो नहीं? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं कि नहीं। ये चीज क्या हुई। हाँ, तो अब आपने एलियंस की बात छेड़ी है, तो भाई का भी कुछ सवाल है ये। मैं तो आपसे बड़ा सरल तरीके से पूछना चाहता हूँ, what do we know about aliens, since we know there have been so-called alien sightings in US, Australia and other such countries. इंडिया में ऐसी एलियन साइटिंग्स क्यों नहीं है? यार किसी को बताओगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बोलो। नहीं, सिर्फ पक्का? हमारी ऑडियंस के अलावा हम किसी को नहीं पक्का ना? जो If I हमारी would audience say है कि सिर्फ- मैं एलियन हूँ तो इज इट ओके, यू कैन डाइजेस्ट? आप मतलब- बताओ। ठीक है ना, ये बात हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकता है, मैं एलियन, हाँ आई ना? डोंट डिनाई द और मैं फैक्ट। कहूँ कि आप भी एलियन हो, हमने हो सकता है अर्थ कॉलोनाइज करी हो। मानते हो इस बात को? ऑडियंस आप मानना ही होगा, मतलब अगर ऐसी बात है तो। नहीं, यार ये बात एलियंस थोड़ी प्रूव सी- कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बात Unable to मतलब- digest. हाँ, मतलब- अनएबल टू डाइजेस्ट। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, क्या पता हम आए हो कहीं से, है ना? देखो क्या है कि अर्थ पे ना पहले पानी नहीं था, ठीक है। पानी नहीं था, अर्थ वोल्केनिक लावा था पूरा का पूरा। फिर कॉमेट आता है एक, धूमकेतु, जिस आईसी बॉडी जो सन से बहुत दूर है, कॉमेट्स है ना, वो आते हैं, और यहाँ पे पानी डिलीवर हो गया, और वहाँ पे कुछ हमारे पास में क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए टाइप के वो भी आ गए, और लाइफ फॉर्म होना शुरू हुई। तो लाइफ अल्टीमेटली कहीं से तो आई है। पर वो नहीं बोल रहा मैं हम एलियन है, पर हमारी लाइफ की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई। लेकिन हाँ, एलियन साइटिंग को लेके बहुत सारी मिस्ट्रीज है, बहुत सारी स्टोरीज है। मतलब आप काउंट करने लगो ना, हर कोई बोलेगा कि मैंने तो देखा ही देखा है, और मैंने जो देखा है वो तो सही है, उसके पे मेरे को डाउट है। ये भी चलता रहता है ना। लेकिन एलियंस को लेके मैं आपको एक बहुत अच्छा एक स्टोरी बताता हूँ। एलॉन मस्क को तो जानते होंगे, बिल्कुल है बिल्कुल ना? जानते हैं। बड़े खतरनाक आदमी बहुत है। खतरनाक आदमी है। ट्विटर पे ट्विटर तो अब है ही नहीं, अब तो Twitter एक्स को तो खत्म करके है, X एक्स कर कर दिया दिया हुआ ना। अब तो वो होता है ना कि एक्स क्या है, अननोन। हाँ, तो unknown। एलॉन मस्क अननोन नहीं है कहीं ना कहीं। मैं उनको बोलता हूँ कि एलॉन मस्क की बात करते हो कि एलियन की बात आप मान ही लिया करो, उनका अगला शिकार मार्स है अब। है ना। तो एलॉन मस्क का एक क्या हुआ कि जंतर मंतर हमारे वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑब्जर्वेटरी, जिसपे मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, ओके, है ना, वो हमारे जयपुर में ही है। जंतर मंतर। हाँ, एक तो दिल्ली में, एक जयपुर में, जयपुर की ओके, आज भी जयपुर। वर्क करी है, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सनडायल है। ठीक। किसी दिन हम लोग है ना उसी के ऊपर बात करेंगे, मतलब क्योंकि वो यूनेस्को की साइट है। ठीक है। मैं वहाँ पे अपनी रिसर्च ही कर रहा था, अपना काम कर रहा था, रीडिंग्स वगैरह ले रहा था। मेरे पास मेरे गुरु जो तन्मय व्यास सर है, उनका फोन आया, बोले पारस कुछ दिखा। मैंने कहा वाह। बोले तू कहाँ पर है? मैंने कहा सर मैं ऐसे जंतर मंतर में हूँ। बोले यार है ना कुछ स्काई में है ना कुछ एक स्पाइरल सा कुछ दिखा, जैसे कोई गैलेक्सी आ गई हो, कोई उड़न तस्तरी अब की बार तो
आ ही चुकी है। फिर सर ने मेरे को बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ है। मैं घर गया, मैंने अपने नोट्स वगैरह उठाए, मैंने कहा यार ठीक है यार सर्च करते हैं क्या है। पहला नाम आ गया एलोन मस्क। मैंने कहा वाह अब तो मजा आएगा अब तो अंकल आ गए सामने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब उसमें क्या हुआ भाई कि उन्होंने फॉल्कन लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद में अब वो ऊपर गया ना, तो उसमें क्या हुआ, उसमें फ्यूल जो लीक होता है ना वो स्पिन करते हुए लीक हुआ। अब वो जो लीक हुआ ना वो स्पिन भी कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो स्पाइरल शेप बनेगी। और लोगों ने देखा बोले यार गैलेक्सी दिख गई, यूएफओ आ गया। अब ये स्टोरी तो बन गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये हमें पता लगा कि अभी लॉन्च हुआ था और वहां पे लीक हुआ और उसके कारण ऐसी शेप नजर आई है। वो तो तुरंत डिकोड हो गया। एक और सुनाता हूँ आपको, क्योंकि एलियंस की बात है ना लंबी चलनी चाहिए यार, क्या पता हमारे आसपास ही कोई छोटे से बन के सुन रहे हो ना। तो 1997 की बात है ये, है ना। 1997 में क्या हुआ, जैसे अभी हम भी शूट कर रहे हैं, बीच में हम लोग भी गैप ले करके लंच वगैरह करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में लैब के अंदर साइंटिस्ट अपना वर्क कर रहे थे, टेलीस्कोप वगैरह लगे हुए अच्छे खासे। बीच में उन्होंने लंच करना था, तो लंच करने गए तो अपना ठीक है, डायरेक्टर वगैरह जो थे उन्होंने देखा कि यार ठीक है यार माइक्रोवेव में गर्म भी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी है, यूज इट। घर से खाना आया था उसको गर्म करने लग गए। आए देखा थोड़ी देर बाद में ओह कुछ सिग्नल मिल गए, अच्छा वी फाउंड द एलियंस कुछ सिग्नल मिल गए अच्छे खासे। और सिग्नल मिला, स्ट्रेंज सिग्नल मिलना मतलब कि एलियन मिल गए। अब हाथ कब मिलाएगा या फिर नजरें कब मिलाएगा वो तो रब जाने है ना, वो तो रब जाने। ये मिस्ट्री 15 साल तक रही मेरे भाई, 15 साल तक। फिर हमें पता क्या लगता है कि जो जनाब खाना गर्म करने गए थे ना वो माइक्रोवेव खुला छोड़ के आ गए। माइक्रोवेव के हीट सिग्नल रेडियो टेलीस्कोप ने डिटेक्ट कर लिए। अच्छा, अब वो टेलीस्कोप ने उनके घर के किचन को डिटेक्ट करके बोला कि कुछ सिग्नल मिल गए। अब कौन एलियन, जिन्होंने खाना बनाया वो एलियन या जो खाना था वो एलियन, क्या एलियन? चलो थोड़ा हिस्ट्री की टाइमलाइन में और पीछे चलते हैं। भाई ने भी 1977 की बताई, उससे पहले वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो यूएफओ क्रैश है, सो कॉल्ड एलिजली यूएफओ क्रैश है, दैट वाज द रूजवेल्ट यूएफओ क्रैश इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो क्या था? Was there an actual UFO which crashed? मैं आपको एक चीज What is बताऊं, like Area 51? यूएफओ का मतलब क्या है? यूएफओ का एरिया 51, वाओ अभी हम कौन से एरिया में, हम कुछ सेक्टर में तो इसको एरिया 23 बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या यूएफओ का जो नाम होता है वो होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि पहला नाम क्या आ गया, अनआइडेंटिफाइड, बात ही खत्म। लेकिन अब चेंज करते हैं, अब यूएफओ का नाम भी चेंज हो गया। अब आजकल यूएफओ नहीं बोलते, आजकल नाम चेंज हुआ है। अभी थोड़े टाइम पहले उसका नाम हो गया यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। बेसिकली बात ऐसे समझो भाई अपने कि यूएस है, अब आपको सारी चीजें तो नहीं बताएगा, महाशक्तियों में नाम आता है उसका। और जो हर देश अपने आप को, मतलब कोई भी देश जो टॉप है ना, आप हिस्ट्री उठाओ, कोई भी देश है ना, हम कितने सारे देश है पर कितने के नाम जानते हैं, गिने चुनों के नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो पर्टिकुलर देश है ना अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग रखेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल आर्मी, तो आप उसकी बात करते हो कि यार कौन पंगा लेगा इनसे ना, या फिर स्पेस के अंदर वो धूम धड़ाके कर रहा है। वो दोनों हमेशा महाशक्तियां रहती है ना, चाहे आप किसी भी देश को देख लो। चाइना को क्यों हुआ? क्योंकि चाइना भी स्पेस में बहुत तगड़ा काम कर रहा है ना, मंगल तक पहुंच गया, वो खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। अब यूएस में क्या होता है कि यूएस में उन्होंने अपने जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ना, वो उनकी डिजाइन है ना इम्प्रूव कर रहे हैं तगड़ी। अब वो रिलीज थोड़ी ना करेंगे, तो जनरली किसी ने उड़ता हुआ देख लिया। मान लो कि आपके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी शेप ऐसी जो आपने कभी नहीं देखी, तो आप क्या बोलोगे? एलियन, यूएफओ बोलोगे। अब नाम चेंज हो गया तो यूएपी बोलोगे। तो अब आपको दिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलियन ही है या फिर यूएफओ ही है, वो उनके ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वो टेस्ट कर रहे होते हैं और वो हमको दिख जाता है तो हमें लगता है कि कुछ अलग हुआ। आपके सामने एक अजीब सी अनयूजुअल से शेप आएगी, मैं भी यही बोलूंगा। पारस भाई, अभी की जो आपसे बात हुई इससे मैं ये, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एलियन नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती? मैं आपको एक बात कहूं, 100% एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर गैरी नॉलन। अभी आपने तो पूरी बात को ही चेंज कर दिया। नहीं, मैंने वो बताया जो यूएफओ और एलियन को रिलेटेड हमारी स्टोरीज है, ठीक है। 100% एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर गैरी नॉलन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पैथोलॉजी प्रोफेसर। आपने कहा कि पारस ऐसे वर्ड्स तो हम भी पढ़ लेंगे, है ना, इनको मिलाओ थोड़ा बहुत, डॉट्स को कनेक्ट करो। डॉक्टर गैरी नॉलन जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी के प्रोफेसर है। पैथोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो स्टडी करते हैं डिजीज किस कारण हुई है और उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने जिन लोगों ने यूएफओ साइट्स वगैरह देखी थी ना, उनके ब्रेन को स्टडी किया और उन्होंने सब में है ना कॉमन डिजीज पाई। तो उन्होंने कहा कि 100% यूएफओ ये एलियंस होते हैं और वो आते हैं, ये तो उन्होंने कहा। अब वो कितना सही कितना नहीं हमें नहीं पता,
लेकिन अब आपने कहा एलियंस होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। एक हम छोटी सी यात्रा पे चलते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? खुली आंखों से हम यात्रा देखते हैं। हम कहाँ रहते हैं? धरती पर 12,756, 12,756 किलोमीटर का डायमीटर, मतलब कि बहुत बड़ी है, बिल्कुल बहुत बड़ी है ना। काफी। छोटी कर देते हैं अभी। हमारे सोलार सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा जुपिटर, ठीक है। जिसको हम गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। 1,42,000 किलोमीटर का उसका डायमीटर है, मतलब कि 1300 धरतियां समा जाए। धरती छोटी हो गई? हाँ, हो गई। नहीं यार, और करेंगे। अच्छा। हमारे चारों तरफ, किसके चारों तरफ घूम रहे हैं हम? सूरज के। सूरज के अंदर 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती है, मतलब अब राई का दाना हो गई हमारी अर्थ। अब तो छोटी हो गई ना। बिल्कुल। तो हम लोग इतने से टुकड़े के ऊपर 8 बिलियन लोग रह रहे हैं, और इतनी सारी क्रिएचर्स हैं। केवल इंसान की तो बात थोड़ी ना है, पानी में भी कितने हैं, हवा में भी कितने हैं, और मिट्टी में है, घास में, हर जगह है। खाने को थोड़ी देर छोड़ दो आप, उसमें भी आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे वो, है ना। तो बहुत सारी क्रिएचर्स है हमारे पास में, और उसको एक्सप्लोर किए ही जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर, हम सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। सूरज एक तारा है, सन एक स्टार है। बिल्कुल। सन जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगा रहा है। सन की तरह यहाँ पर, तैयार हो आप लोग? हाँ। पक्का? 100 से 400 मिलियन नहीं, बिलियन स्टार्स हैं, और वो सन से कई गुना बड़े हैं, बहुत सारे, कई गुना बड़े हैं। तो सोचो, एक सूरज जिसकी साइज कोई ज्यादा नहीं है, उसके पास जो प्लैनेट्स है, तो उन तारों के पास में प्लैनेट्स नहीं होंगे? कुछ के पास तो होंगे ना, एक दो तो होंगे ही। तो किसी के पास तो लाइफ होगी, है ना। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बात हो गई, जिसके पास में 100 से 400 बिलियन। अब थोड़ा सा और थाम लेते हैं, आप लोग भी, है ना। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, डराओ मत, है ना। देखो मजा है, एस्ट्रोनॉमी इज ऑल अबाउट फन। यहाँ पे हमें कोई, देखो एडुकेशन है ना, एंटरटेनमेंट के साथ होनी चाहिए, एडुटेनमेंट, वही अपना काम है ना। तभी तो कविताएं वगैरह सब कुछ, हर चीज का वेलकम है। अब हमारी जो गैलेक्सी है, इसकी तरह लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। अब एक काम करो, मेरी तो गणित हो गई खत्म। ये जितने भी स्टार्स हैं ना, उनके आसपास आप 2-2, 3-3 प्लैनेट लगा दो, और उसको उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको कितने सारे प्लैनेट्स मिल जाएंगे। तो क्या सिर्फ अर्थ पे लाइफ होगी? इतना भयंकर ईगो तो नहीं होना चाहिए हमें, है ना। तो लाइफ तो होगी, पर हमें अभी तक नहीं मिली। इवन हमारे सोलार सिस्टम में ही कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स है, जुपिटर की, सैटर्न की, जहाँ पे बीनीथ ओशियन लाइफ होने के बहुत एक्सट्रीम चांसेस है। तो हमारे मिशंस जाएंगे, मिशंस कैसे? सबमर्सिबल जाएगी अंदर, और वो डिटेक्ट करेगी कि यहाँ पे लाइफ के सिग्नेचर है या नहीं है। तो प्लानिंग तो बहुत बड़ी है, पर हमें लाइफ अभी तक मिली है? उसका जवाब है नहीं है। होगी ही यार, हम भी तो है ही ना, होगी, पर मिली नहीं। और मिल भी गई तो क्या कर लेंगे? मान लो एक स्टार है जहाँ पे आपको लाइफ मिली, सबसे नजदीकी तारा है 4.26 बिलियन ईयर्स, मतलब लाइट ईयर्स अवे। 4.26 लाइट ईयर्स अवे का एक सबसे नजदीकी हमारा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटुरी उसका नाम है। कोई तारा मान लो कि 10 लाइट ईयर दूर है, अगर आप उसको अभी देखोगे ना, तो आप पास्ट में देख रहे हो। अगर 65 मिलियन लाइट ईयर दूर कोई है ना, वो अगर अर्थ पे देखेगा ना अभी, तो उसको यहाँ पे डायनासोर्स घूमते हुए नजर आएंगे, हम नहीं। तो वो सोचेगा ओहो डायनासोर्स मिल गए। यहाँ आके देखेगा तो क्या मिलेगा? रोबोट्स, क्योंकि तब तो हम भी नहीं रहेंगे। तो हम जो देख रहे हैं वो पास्ट में, वो अभी है ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। एक और बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स इन एलियंस, ये तो यूएस की बात हो गई, ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अगर साउथ एशिया में देखा जाए, कैलाश पर्वत, वहाँ पे लाइट्स की साइटिंग्स है, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना की साइटिंग्स है, एंड व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल साइट्स इन लॉट ऑफ रिलीजन्स। एटलीस्ट हिंदू धर्म में तो उसको बहुत ही ज्यादा मान्यता है। हिंदू, बुद्धिज्म, इन सब में बहुत ज्यादा भारतीय जो हमारी धार्मिक परंपरा है, सनातन जिसे हम कहते हैं। अब इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सिस मुंडी ऑफ द अर्थ, एम आई राइट? अब वहां पे ऐसा क्या फिनोमेना है दैट देयर आर लाइटिंग्स, देयर आर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनास? व्हाट इज इट? इज इट एलियंस? इट इज समथिंग एल्स? व्हाट इज इट रिलेटेड? देखो साइंस का वही है हिसाब कि हमेशा लॉजिक चाहिए होता है ना। वहां पे अभी तक जितनी भी साइटिंग हुई है, जो भी कुछ कहा गया, उसके प्रॉपर जो एविडेंस है ना, जब तक वो सामने नहीं आएंगे उस पर कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कभी किसने देखा, कभी किसने देखा। स्टोरीज मैंने भी सुनी है कि वहाँ पे हमारे भोलेनाथ जो है वो पार्वती जी के साथ में आते हैं, लाइट जो दिखती है, तो वो पता नहीं उसके पीछे कितना सच है कितना नहीं है। तो उसके जब तक हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं आते
क्योंकि जनरली अगर आपको ऐसी लाइट्स दिख रही है या फिर कुछ भी दिख रहा है उसके बाद हमारे प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। तो साइंस के अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं है, पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिसके भी इमोशंस है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब साइंस के पास में कोई जवाब नहीं आया। हाँ, कैलाश पर्वत इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिस मुंडी ऑफ द अर्थ, राइट? तो हमारी माइथोलॉजी में कहीं रियलिस्टिक साइंस भी है और नहीं है। देखो क्या होता है कि साइंस जो है ना वो ट्रैप है स्टोरीज में। हमारे पास में एक स्टोरी होगी हमारे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग बात करते हैं ना कि यार ये तो हमारे उसमें लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि अगर लिखा हुआ है ना तो देयर इज अ स्टोरी अराउंड इट, स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं साइंस है, तो आप उस साइंस को ढूंढो। अब हम क्या करते हैं, स्टोरी के साथ चलते हैं और उस साइंस को हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया की जो एंशिएंट साइंस है ना वन ऑफ द रिचेस्ट साइंस है, वन ऑफ द रिचेस्ट साइंस है, तो वो है। बाकी अब जैसे आपने ये बात कही तो अभी एक डिबेट वो भी चली थी, मैं बात कर ही लेता हूँ कि अब जब बात चली रही है तो, कि हमारे जो चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ है, विक्रम लैंडर जिसका नाम है, उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। तो बड़ा उसको लेकर के ऐसा हुआ कि ये तो आपने किसी धर्म को लेकर के नाम रखा है ना, जो भी धर्म को लेकर के कि आपने अपनी आस्था रखी केवल, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप तारों के नाम देखो, अरेबिक गॉड्स के मतलब जो हमारे अलग अलग कल्चर है, ग्रीक गॉड्स के ऊपर है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से है, ठीक है, तो वो भी तो नाम है, गॉड्स के ऊपर नाम है सबके अपने। आप क्रिश्चियनिटी में होते हैं या फिर अपने जो इस्लामिक में होते हैं, इनके हिसाब से नाम होते हैं। तो वो जो नाम रखा गया वो मेल और फीमेल, शिव और शक्ति दोनों एनर्जी वहां पहुंची है, इस तरह से उसको रखा गया है। तो उसमें आस्था का ठीक है एक एस्पेक्ट है, पर वहाँ पे साइंस ही, हमने केवल नामकरण करा है, तो उसको लेकर के बहुत हाइप करी की गई नहीं है कि धर्म को लेकर के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लीविंग असाइड रिलीजन एवरीथिंग, प्योरली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एलियंस हो सकते हैं, एलियंस मून पे भी हो सकते हैं, एलियंस कैलाश पर्वत मून और हमारे आसपास भी हो सकते हैं। मैं भी हो सकता हूँ। हाँ हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हैं। एलियन से वापस आते हैं, लेट्स कमिंग बैक। अभी जैसे चंद्रयान 3 की बात हो रही थी, पारस भाई गगनयान की भी बड़ी एक हाइप बन रही है धीरे धीरे, न्यूज़ में है गगनयान। तो क्या है गगनयान, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? गगन में यान गगन में यान तो ऑलरेडी बहुत बार जा चुके हैं। देखो क्या है कि पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारा जो स्पेस कहाँ से शुरू होता है। जनरली आप कहोगे कि स्पेस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो स्पेस की शुरुआत जो होती है ना, ऐसा नहीं कि आप उड़ गए तो स्पेस में आ गए, नहीं, आपको 100 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। उस लाइन को हम बोलते हैं कार्बन लाइन। तो कार्बन लाइन से ऊपर जाते हैं आप स्पेस में हो, ठीक है, वहां हमारे को जाना है इंडियंस को। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ कि 2007 में है ना इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा, चंद्रयान चांद पे जाने से पहले की बात है, और ये बहुत कम जगह इसकी बात होती है। बड़ा मेरे को अंदर से ऐसा भी होता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट का नाम था SRE, स्पेस कैप्सूल रिटर्न एक्सपेरिमेंट। 12 दिन तक एक हमने एक लॉन्च किया था, 12 दिन तक अर्थ से स्पेस शुरू होता है 100 किलोमीटर ऊपर। ये आप 2007 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको खुद को लग रहा होगा कि यार उस टाइम तो हम बच्चे थे और हमें भी नहीं पता थी ये बात, है ना। 2007 बहुत, हाँ। वो नींव रखी गई थी ना, गगनयान नहीं था, वो एक अलग एक्सपेरिमेंट था। 637 किलोमीटर ऊपर हमने एक मॉड्यूल भेजा, वो 12 दिन तक ऑर्बिट करा था रेगुलर। अच्छा, कमाल किया था इसरो ने, 12 दिन तक, और वो वापस रिटर्न आता है। और जो एक्सपेरिमेंट में उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे सब सक्सेसफुल रहे थे। फिर उसके बाद गगनयान की वो एक्सपेरिमेंट दूसरा भी होने वाला था, पर फिर आपको ध्यान है वो बजट वगैरह कई चीज़ें, फिर वो कैंसिल हो गया था। 2018 में फाइनली हो गया कि अब इसको नहीं करेंगे। पर गगनयान को लेके 2014 में 18 में एक्सपेरिमेंट्स हो गए। इसको लेके ना इतना सेफ्टी रखी जा रही है मेरे भाई की, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे साथ में, तो उनका ये है कि अगर वो वापस जा रहे हैं तो लॉन्च के टाइम जितना भी धड़ होगा ना, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई उनको। रशिया में लेकर गए थे, जहाँ पे यूरी गैगरिन एक स्पेस सेंटर है। यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज इन द स्पेस, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट किया था स्पेस के अंदर। तो उनके नाम पे स्पेस सेंटर है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई। IAF के जवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, बल और बुद्धि का संगम है उनको यहाँ पे। अब वो बेंगलोर में उनकी ट्रेनिंग चली रही है। उसके अलावा जब वो वापस आएंगे तब पैराशूट किस तरह से खुलेंगे, 10 पैराशूट है उसमें। पैराशूट के खुलने का पैटर्न है ना, उनकी भी अलग अलग उन्होंने देख लिया टेस्ट करके कि किसी भी पैराशूट में ग्लिच नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कर लिया। और अभी हाल ही में एक टेस्ट हुआ है TVD-1, जिसके बारे में बहुत हाईलाइट है कि लोगों को लग रहा है गगनयान पहला गया। वो टेस्ट पता है क्या था? मान लो हमने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने से पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। चैलेंजर डिजास्टर हुई थी एक बार, ठीक है ना, अमेरिका का है। सब तैयार है, जाके बैठते हैं। पहली बार ऐसा भी हुआ था कि एक सिटीजन को भी लेकर जा रहे थे, एक लेडी टीचर को। जाके बैठते हैं, लॉन्च होते हैं, 73 सेकंड के अंदर ही ब्लास्ट, बूम। हम नहीं चाहते ऐसा हो,
हम नहीं चाहते। चैलेंजर डिजास्टर थी, वो सब चल गए थे, वो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि देखो हम कितना ही कह ले बॉर्डर से, ऊपर से देखोगे ना कोई बॉर्डर नहीं है, सब एक हम सब एक है ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, तो हमने वो टेस्ट इस तरह से कराया कि लॉन्च किया हमने 11 किलोमीटर से 17 किलोमीटर के बीच में, हमने खुद ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसके अंदर कि भैया अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा जहाँ क्रू बैठेगा ना उसको हम अलग कैसे करेंगे। खुद ने प्रॉब्लम क्रिएट करी 11 से 17 किलोमीटर ऊपर एनोमलीज क्रिएट करके, और फिर क्रू को हटा लिया वहां से, उसमें कोई था नहीं, माना कि इसमें कोई बैठा है, उसको हटा के उसको वापस लिया है कि बोले भैया अगर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है ना हम उसके लिए भी तैयार है। इवन इतना ही नहीं, अगर लॉन्च पे भी कोई दिक्कत होती है ना वहां से भी हम अपने सेकंड्स के अंदर क्रू को हटा लेंगे, इतनी लेवल की तैयारी है। और अगले साल ही व्योमित्रा फर्स्ट रोबोट जाएंगे इंडिया की तरफ से। तो देखो आप तैयारी कितनी है कि हमारे आईएएफ के जवान जान की कदर है हमें, कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि ठीक है भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले रोबोट को भेजेंगे उसको इस तरह से कि ह्यूमन किस तरह का बिहेवियर करता है ना वो सारा वैसा का वैसा रहेगा, फिर वो जाके आएगी, फिर उसके बाद फाइनली हमारे एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन, हाँ वो जाएंगे। इंडियन सिटीजन से ही मैं एक चीज़ और आपसे, क्या इसमें हमारी वुमेन गर्ल्स जो लड़कियां 50% हमें रिप्रेजेंट करती हैं, क्या वो भी होंगी इसका पार्ट? होनी ही चाहिए। और सोमनाथ सर ने कहा कि तुम आओ आगे, तुम एस्ट्रोनॉट्स बनो, तुम तैयारी करो। अभी क्या है हमारे पास में एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है ना, स्टडी होती है, उसको लेकर के हम लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन सोमनाथ सर ने खुद ने कहा, अभी एक जगह गए थे वो, तो उन्होंने गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि आप लोग आइए आगे। पहला मिशन रोबोट के साथ जा रहा है। देखो कमाल की बात है, व्योमित्रा मतलब कि लेडी है वो, है तो ह्यूमनॉइड जो है ना वो लेडी है एक तरह से, हर वर्जन है, हिम वर्जन नहीं है वो। लेकिन जो पहले आईएएफ के जवान जाएंगे 1-2 मिशंस में, उसके बाद में लेडी एस्ट्रोनॉट्स तैयार होती है, उनको भी भेजेंगे। यहाँ पे मैं एक है ना छोटी सी प्रॉब्लम आती है जनरली, मैं भी लास्ट ईयर जब पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा था कि यार इसके बारे में देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारे को होता है कि यार यहाँ तो हमारे को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स वगैरह किस तरह से वर्क करते हैं, स्पेस में कैसे वर्क करेंगे। ये पहले भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि लेडी एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले कि मान लो यार जो डाउन तरफ जो फ्लो होता है वो कहीं अपवर्ड्स नहीं हो जाए, तो बॉडी खराब, वो हम चाहते ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं प्रॉब्लम, हमारी बॉडी देखो ना आप, क्या कमाल की मतलब कमाल बनाई है ना, बॉडी को पता है कि जो ब्लड है वो किस तरफ फ्लो करना है। स्पेस में भी पता है बॉडी वहीं जाएगा ब्लड, है ना, ठीक है। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गर्ल्स को लग रहा है कहीं पर भी कि यार हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हर 1 मंथ हमारे पीरियड्स वगैरह आते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक इशू आता है हाइजीन का, वो भी क्योर सब कुछ है। ये तो आपने आप हर हमारी तरह से फीमेल ऑडियंस के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज बताई है कि वो भी एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी कर सकते हैं। करो, बिल्कुल करो। करनी चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि वो एस्ट्रोनॉट की तैयारी करे और जब सेलेक्ट हो तो यहाँ पर आकर के बैठ करके आपसे बात करे, कितना प्राउड मोमेंट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा, प्राउड अच्छा, मोमेंट होगा। एक चीज और, मैं जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था पारस भाई, तो आपने बताया था, एक सेकंड में आपको कट करके यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अभी जो जाएंगे ना वो लगभग 7 डेज के लिए जाएंगे। जो गगनयान जाएगा ना, ऐसा नहीं कि स्पेस स्टेशन बन रहा है, लोगों को लग रहा है स्पेस स्टेशन बन रहा है, पर वो सिर्फ 7 दिन के लिए जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे करके भारत का खुद का वहां पे होगा, होपफुली बहुत ही जल्द स्पेस स्टेशन होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो मैं ये था कि जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो हम चांद पे लैंडिंग की बात कर रहे थे, और एक थ्योरी है, कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इस पे बात कर चुके हैं, बहुत लोगों ने, मैंने भी बहुत लोगों को इसके बारे में सुना है। मैं अपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक वर्जन जानना चाहूँगा कि भाई क्या सच में कभी इंसान ने चांद पे लैंड किया है? लाइक क्या जा रहे हो? बैठे रहो यार। बिल्कुल गए थे, ऐसे क्या होता है ना। नहीं बिल्कुल गए थे। ये जनरली थ्योरी कब से चले आ रही है, और यार पता है एक बार चल गया, बोल दिया झूठ, बना ली कहीं ना कहीं, है ना। 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं। अपोलो 13 सक्सेसफुल फेलियर था, वो गए वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वापस ले आ गए एस्ट्रोनॉट्स को। वो लोग गए थे, प्रमाण है, फोटोज है, इवन हमारे चंद्रयान ने अपोलो की लैंडिंग साइट्स को कैप्चर किया है। सोचो आप, अच्छा। भारत का जो अपोलो 1 मिशन था ना, उसने अपोलो लैंडिंग साइट्स को कैप्चर किया था। और ये लोग कहते हैं कि वो पूरा ग्रीन स्क्रीन लगा के किया था। This is more of a conspiracy theory. मतलब वही है, वही चीज में, हाँ। क्योंकि कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, रशियन ब्लॉक था, यूएसएसआर ब्लॉक था, सोवियत ब्लॉक एंड सोवियत और अमेरिका का जो चल रहा था, ब्लॉक था, कोल्ड वॉर था,
वो इनको खींच जॉन रही एफ है, कैनेडी उनको ने खींच रही है। बेसिकली जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि जब वो फर्स्ट मैन गए, मतलब फर्स्ट सैटेलाइट गई स्पुतनिक 1 रशिया ने भेजी 1957 4th of October, 1962 12th of April यूरी गैगरिन फर्स्ट पर्सन अगेन फ्रॉम सोवियत, फर्स्ट लेडी वेलेंटिना टेरेस्कोवा अगेन फ्रॉम सोवियत। अमेरिका वाज लाइक नहीं 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 यार, ये तो हमें तो जाना पड़ेगा। तो बोले स्पेस में तो पहुंच गए, तो अब क्या नया, चांद। चांद पे चलो। बोले अब अमेरिका चांद पे जाएगा विद एस्ट्रोनॉट्स एंड वापस आएगा। उन्होंने कहा, उस पे वर्क हुआ। 1969 वाज द फर्स्ट टाइम कि चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग करी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस उनका वेट कर रहे थे ऑर्बिट करते करते। अब आप कह रहे हो कि कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में, अपोलो 1 जो था ना वो डिजास्टर थी। मतलब कि वो तैयारी कर रहे थे ना, तब तीनों एस्ट्रोनॉट जल के राख हो गए थे सर। तो सोचो इतना बड़ा थोड़ी ना कोई मूवी, मतलब आज भी ये चीजें हमारे साथ चल रही है। और आर्टेमिस जो मिशन है उसके अंदर तो मून बेस कैंप बनेंगे वहाँ पे। और इवन कमाल की बात, हमने लेडीज की बात करी ना, तो पहली बार होगा, पहली बार, आप भी सुन लो, नाम भी बताऊंगा आपको, बड़ा मजेदार रहेगा। फर्स्ट टाइम होगा कोई लेडी, अभी तक सब मेल ही गए है ना, पहली बार कोई लेडी मून को चक्कर लगा के आएगी। और उनका नाम होगा, तालियां बजा देना आप लोगों को बैठे बैठे ना, क्रिस्टियाना कोच। वो चांद को ऑर्बिट करने जाएगी आर्टेमिस मिशन में। तो फर्स्ट टाइम कोई लेडी जाएगी, क्रिस्टियाना कोच। तो यहाँ पे जेंडर का कोई रोल ही नहीं है। मैं हर बात में वो कहूंगा ही कहूंगा, क्योंकि हमारे क्या है देश में आज भी कई बार वो बात हो जाती है। आगे रहो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। जेंडर का कोई रोल ही नहीं है इसमें। साइंस इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। तो वो सीन है इसके अंदर। चलिए, तो आज के लिए मुझे ये फील होता है पर्सनली कि स्पेस इतना बड़ा है कि जिसके लिए 1 घंटे में तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, तो आगे भी हम पारस भाई को बुलाते रहेंगे। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिन टॉपिक्स को हमने छुआ भी नहीं है। तो पारस भाई के साथ अभी हमारा दूसरा शूट था, आगे भी और होते रहेंगे, मिलना लगा रहेगा। कमेंट्स में आप लोग भी बताइएगा। अब तो दोस्ती हमारी भी हो गई और हमारी आपसे भी हो गई। कि हम किस टॉपिक पे और बात करें। हाँ। ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं सुने हैं और जिनके बारे में आप जानना चाहोगे कि स्पेस से रिलेटेड, कि ये टॉपिक्स पारस भाई नेक्स्ट उसमें कवर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच पारस भाई फॉर कमिंग। थैंक यू, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच पारस भाई फॉर कमिंग। ओके, मींस अ लॉट।